Hello students, I am Dr. Neelam Sharma. Welcome to my channel विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो पिछली सेशन में मैंने आपको बताया था कि चार टॉपिक हमारे पास यूजीसी नेट 23 ईयर के जो पहले शिफ्ट के जो हमारे पास क्वेश्चन थे उन 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो उन 20 क्वेश्चंस में जो डिफ़िकल्ट जो हमारे पास टॉपिक आए थे वो थे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रेटिंग स्केल, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी। ये नेक्स्ट आगे वाले का भी लिख दिया मैंने इसमें ही, ये उसमें दूसरे वाले में है। तो ये हमारे पास आए थे कुछ टॉपिक निकल के जिनमें हमें जो है आपके साथ जो है डिस्कस करना था। तो आज हम करते हैं इसी श्रृंखला में आगे हम चल के करते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन दैट एम्स टू सिस्टमेटिकली obtain information to describe a phenomena, situation or population. It studies about what exists. क्या है वर्तमान में, क्या है उस पर यह स्टडी की जाती है। तो इसका जो संबंध होता है किसी व्यक्ति विशेष परिस्थिति से न होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक ही समय में अधिकांश मनुष्य के विषय में आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके एग्जाम्पल से आगे देंगे हम कैसे किए जा सकते हैं। यह गुणात्मक व संख्यात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इन दिस स्टडी द रिसर्चर डज नॉट मैनिपुलेट और कंट्रोल एनी वेरिएबल। क्योंकि डेस्क्रिप्टिव है तो इस पे हम वेरिएबल्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट नहीं कर सकते। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इन्वेस्टिगेट फिनोमिना इन देयर नेचुरल सेटिंग एंड इन्वॉल्व्स मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन। तो आगे इसमें डेस्क्रिप्टिव रिसर्च हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। किन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये? सर्वे, नंबर 2 इंटरनेशनल स्टडीज, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, डेवलपमेंटल स्टडीज। 3 भागों में बांटा जाता है इसको। तो हम 3 भाग कर लेंगे इसके। पहले में लिखेंगे हम डेस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, दूसरे में लिखेंगे हम इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ और तीसरे में लिखेंगे डेवलपमेंटल स्टडीज़। तो एक्सप्लेनेटरी और एनालिटिकल एक तो ये हो गया उसमें सर्वे रिसर्च में है ना। एक्सप्लेनेटरी और एनालिटिकल सर्वे रिसर्च किसमें हो गया? डेस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च में। और इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ में हो गया केस स्टडीज़। इसमें चार हैं, कम से कम इसकी 4 भाग दिए गए हैं इसमें। केस स्टडीज़, कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़, कैजुअल कंपेरेटिव और या एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज़। और डेवलपमेंटल में लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ ये दिए गए हैं। तो सर्वे जो है हमारा, जो ये सर्वे मेथड है, ये डेस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, इसको भी 2 भागों में हमने बांटा है। पहला है कौन सा है? डेस्क्रिप्टिव, दूसरा है एक्सप्लेनेटरी और एनालिटिकल सर्वे रिसर्च। तो डेस्क्रिप्टिव सर्वे में हम क्या पढ़ते हैं? यूजुअली कल्चरल है, यूजुअली कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज सेंसस सर्वे, पॉपुलेशन सर्वे, एग्जिट पोल सर्वेज, लिटरेसी सर्वे, है ना, इन सब को प्राप्त करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी में और एनालिटिक सर्वे में क्या करते हैं हम? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेनेटरी और एनालिटिकल सर्वे स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्राई टू रीजन आउट। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बच्चों की और उनके कारण क्या हैं कि बच्चे इस तरह के हैं तो उनके कारण क्या हैं। स्टडीज ऑन द लाइव्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ कल्चरली डिसएडवांटेजेस, सोशली डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज्ड और मेंटली चैलेंज्ड, स्पेशली एबल्ड एंड द गिफ्टेड आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, इन बच्चों का हम वो करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज में क्या करते हैं? केस स्टडी। तो केस स्टडी में क्या करते हैं? सबसे पहले हम इन केस स्टडी द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म एन इन-डेप्थ स्टडी ऑफ ए यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है उनके ऊपर, और या कोई घटना भी हो सकती है, इवेंट भी हो सकता है। इनके ऊपर हम केस स्टडी करते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में।
फिर है कोरिलेशन और प्रेडिक्शन स्टडीज। कोरिलेशन स्टडीज आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन मेकिंग प्रेडिक्शन। कैसे? इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि कोरिलेशन निकालते हैं हम, ये स्टैटिक्स का मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगी जब स्टैटिक्स का पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे जैसे किन्हीं के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप का मतलब, कोरिलेशन मतलब जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं, कुछ इस तरह से वेरिएबल्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छे संबंध होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है इसमें। जैसे बुद्धि का एज के साथ में, ये दोनों वेरिएबल हो गए ना हमारे पास, बुद्धि और उम्र। तो इनका अगर हमें रिलेशनशिप देखना है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, या किस तरह का है, तो इस तरह के इसमें वो किया जाता है, स्टडी किया जाता है ना। जैसे कि इसको कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकाला जाता है, जिसमें इट रेंज फ्रॉम 1 to -1 to +1, है ना। अब क्रॉस कल्चरल स्टडीज एंड कंपेरेटिव स्टडीज में क्या किया जाता है? विभिन्न संस्कृतियों, कंपेरेटिव स्टडीज अमंग वेरियस सोसाइटीज। इट इज़ ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट culture, education and social phenomena, because they seek to demonstrate whether findings human behavior are valid for all human beings or confined to one culture। कि पूरे ही उस पर मतलब कि बिहेवियर वैलिड है, ह्यूमन बिहेवियर वैलिड है, या फिर एक ही किसी खास पर्टिकुलर मतलब कल्चर पर वो डिफाइंड किया गया है, या हम उसको पूरे में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़, ऐसी उन व्यवहारों पर, मनुष्य के उन व्यवहारों पर, सोशल जो व्यवहार होते हैं उन पर हम अध्ययन करते हैं इनका। ठीक है, ये होता है क्रॉस कल्चरल स्टडीज़। ठीक है, और एक्स पोस्ट फैक्ट और कैजुअल कंपेरेटिवनेस स्टडीज़, है ना। तो ये होता है आफ्टर द फैक्ट, जो घटना घट चुकी है उसके बाद में हम स्टडी को करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा अपराध करता है, डेलिंक्वेंट होता है, यदि कोई बच्चा अपराध करता है, तो हम देखते हैं कि उसके पीछे का कारण क्या रहा है, क्या परिस्थितियां रही हैं कि उसने ये कारण क्या है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो, घटना घटित हो चुकी है उसके बाद हम उसका अध्ययन करते हैं, किसके पीछे का कारण क्या रहा। केस एंड इफेक्ट, इसका दो मुख्य बिंदु है, कोज एंड इफेक्ट। अब आ गई डेवलपमेंटल स्टडीज। और डेवलपमेंटल स्टडीज में क्या आते हैं? Developmental study involves studying at how people change throughout the life, different stages of life, from infancy to childhood, adulthood or adolescence and into old age। में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये इस पर किया जाता है। डेवलपमेंटल हो गया ना, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के ऊपर हो गया ये। इट इज़ अ मल्टीपल मेजरमेंट ऑफ सेम सैंपल एट रेगुलर इंटरवल और एट एक्सटेंडेड, किस में आएगा ये आएगा लॉन्गिट्यूडल में, लॉन्गिट्यूडिनल में आएगा ये। इट इज़ अ मल्टीपल मेजरमेंट ऑफ सेम सैंपल एट रेगुलर इंटरवल ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम। टाइम बढ़ता चला जाएगा और हम उसका अध्ययन करते चले जाएंगे पूरे पीरियड में। ठीक है, रेगुलर इंटरवल में। अब कैसे किया जाता है वो हम बताएंगे आपको। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एज, ए रिसर्चर माइट कंडक्ट ए लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी टू एग्जामिन वेदर 25, यानी कि यदि हमें 75 साल तक के व्यक्ति का अध्ययन करना है, तो हम जब तक वो 75 साल का व्यक्ति हो नहीं जाएगा, पहले हम 25 साल की उम्र में करेंगे उसका, है ना, इंटेलिजेंस और एज का रिलेशनशिप के बारे में। फिर हम 50 साल की उम्र में करेंगे, फिर हम 75 साल, यानी कि हमें 75 ईयर्स तक हमें उसका मतलब क्या इंतजार करना पड़ेगा। हमें अपनी रिसर्च को पूरी करने के लिए हमें 75 ईयर्स, यानी जब तक कि वो 75 साल का नहीं हो जाएगा तब तक हम उस पर करते रहेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ये है लंबे समय तक किए जाने वाला। ठीक है, और अब आ जाता है क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंटल स्टडी। ये होता है कि हम जैसे कि हमें 75 साल तक के ऊपर हमें करना है, स्टडी करता है 25 से 75 साल तक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस सेक्शनल में क्या करते हैं हम कि 25 इधर से ले लिए, 25 व्यक्ति इधर से ले लिए, 25 साल के 25 इधर से ले लिए, अपना ले लिया 50 साल के, 25 इधर से ले लिए 75 साल के। उन सब के ऊपर हम क्या करते हैं अपनी स्टडी करते हैं, लेकिन उसी टाइम के अंदर करते हैं। मान लिया हम हमारे पास 3 साल है, तो 3 सालों के अंदर ही हमें करनी है। 2 साल है, 3 साल है, तो हम उन पर अलग अलग व्यक्तियों पर करेंगे, न कि एक ही व्यक्ति पर 75 साल तक करेंगे। ठीक है, ये इनके अंदर डिफरेंस होता है। द रिसर्चर माइट चूज टू गिव ए सर्टेन इंटेलिजेंस टेस्ट टू individuals who are 25 years old, individual who are 50 years old and who are 75 years old।
तो एक इंटेलिजेंस टेस्ट देकर हम दोनों को कर सकते हैं। इस व्यक्ति को भी देते हैं हम समय समय पर इंटेलिजेंस टेस्ट, और इन सबको भी देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी स्टडी पूरी करते हैं। तो थोड़ा हल्का फुल्का मैंने आपको डेस्क्रिप्टिव के बीच में आ गया है, इसी तरह से थोड़ा बहुत मैं दूसरी जो रिसर्च है एक्सपेरिमेंट रिसर्च के बारे में आपको बताऊंगी, फिर एक्शन रिसर्च के बारे में बताऊंगी, और फिर कोरिलेशन रिसर्च के बारे में बताऊंगी। हालांकि आज आपने कोरिलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लिया है कि कोरिलेशन किसके बीच में और किस पर हमें अध्ययन करना होता है रिसर्च में, है ठीक है, रिसर्च को करना होता है। तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हमारे जो क्वेश्चन है 21 को ले लीजिए। पीवाईक्यू हम करा रहे हैं ना, तो पीवाईक्यू में 21 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के कौन सा क्वेश्चन है, हमारा 21 क्वेश्चन है। तो ये जो ऑप्शन है ये है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। तो टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी और अफेक्टेड एरिया ऑफ बॉडी, यानी कि प्रमस्तिष्क अंगघात के प्रकार और शरीर को प्रभावित करने वाला हिस्सा, इन दोनों को मिलाना है हमें कि कौन सा किसके लिए उचित है। ठीक है। मोनोपोलोजिया किसे, मोनोपोलोजिया है एक तरफ ए, बी है पैराप्लेजिया, फिर है होमिप्लेजिया, सी, डी है क्वाड्रिप्लेजिया। 4 हो गई है। अब इनके सामने क्या है, मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल 4 लिम्स, है ना। फिर उसके सामने लिख दिया इन्होंने अपर एंड लोअर लिम्स ऑन द सेम साइड, फिर उसके सामने लिख दिया 1 लिम्ब ओनली, और हेमीप्लेजिया के सामने, और क्वाड्रिप्लेजिया के सामने लिख दिया लोअर लिम्स ओनली। तो स्टूडेंट्स अब हमें मिलाना है इनको सही। तो सबसे पहले के साथ क्या होगा, ए का है थर्ड, यानी कि मोनोप्लेजिया का है थर्ड 1 लिम्ब ओनली, ठीक है। और पैराप्लेजिया या अधरंगाघात क्या है, एक तरफ का ऊपरी और निचला हिस्सा, यानी कि बी नहीं, बी का है फोर्थ लोअर लिम्स, केवल निचला हिस्सा, है ना। अधरंगा नीचे अध मतलब नीचे वाला, तो केवल निचला हिस्सा, तो बी का हो गया फोर्थ, और सी का हो गया सेकंड पक्षाघात, है ना। एक ही तरफ का, सी का सेकंड हो गया, एक ही तरफ का ऊपरी नीचे, सी का हो गया सेकंड, और डी का हो गया फर्स्ट। चतुरंगाघात सभी 4 अंगों में प्रमुख रूप से अन्वेषण, है ना, 4 लिम्स है, हो गया। तो ये हो गया, इसका आंसर सही है हमारा बी, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड, डी फर्स्ट। अब आ जाती है 22 क्वेश्चन पर हम अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। क्रिएटिव प्रोसेस, है ना, कि सृजनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को आरंभ से अंत तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चे सृजनात्मक होते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ में सारा ही कॉम्बिनेशन होता है ना, और जीनियस होते हैं। तो जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनके बारे में बातचीत यहाँ की गई है। तो सृजनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को, जब सृजनात्मक बच्चा होता है तो कैसे उसकी क्रियाएं चलती हैं, सृजनशीलता से पहले हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं। तो क्या क्या क्रिया करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सृजनात्मक, मान लीजिए हमें कुछ चीज़ को सृजन करना है, हमें कविता ही लिखनी है बाई चांस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन, तैयारी करेंगे उसकी, ठीक है, हमें लिखना क्या है। फिर क्या करेंगे, इंक्यूबेशन, फिर क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे उसको, पहले हमने सेलेक्ट कर लिया हमें क्या करना है, फिर उस पर हम कंसंट्रेशन की, तभी तो विचार प्रकट करेंगे हम उसके ऊपर। फिर आ जाएगा डी, इंक्यूबेशन, उद्भवन, फिर विचार विमर्श चलने लगेगा, मस्तिष्क में चलने लगेंगे ना, इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, इल्यूमिनेशन, फिर करेंगे इल्यूमिनेशन, एकदम से आ जाएगा हाँ भाई ये बन के तैयार हो गई, चित्र पूरा बन के तैयार हो गया, या कविता पूरी हो गई तैयार। और फिर हम देखेंगे कि जो हमने सोचा था, जो मैंने शुरुआत में जो प्रिपरेशन की थी कि मुझे ये बनाना है, क्या वो चीज़ बन गई है। तो इस तरीके से फिर हम उसका करते हैं वेरिफिकेशन, है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन 23 को हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना, आपकी समझ से अलग है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी नहीं समझ पाएंगे से। पहले इसको मैं ग्राउंडेड थ्योरी को पहले थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगी आपको। तो 24 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संविधा के किस अनुच्छेद में सभी के लिए उच्च शिक्षकता पहुंच का उल्लेख है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कि सभी तक उच्च शिक्षा की पहुंच का उल्लेख है।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12, आर्टिकल 17, आर्टिकल 4। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है 13, आर्टिकल 13। फिर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग, 25 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, स्टार्टिंग इन द ईयर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कब हुआ था स्टार्ट? 1981 में हुआ था, 1980 में हुआ था, 1983 में हुआ था, या फिर 1982 में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो 1983 है। और ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मैंने आपको मेरी प्लेलिस्ट देखे स्टूडेंट्स, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है ना, और अच्छी तरह से देख लेना। उसमें 26th क्वेश्चन है, द विजुअल एंड, हिंदी में देख लीजिए, विभिन्न स्थानों पर रह रहे लोगों में आईसीटी के विभिन्न माध्यमों से दृश्य एवं श्रव्य अंतःक्रिया प्रेजेंटेशन को जाना जाता है कि जो दूर स्थानों पर रह रहे हैं और वे आपस में अंतःक्रिया करना चाहते हैं, जैसे आप, मैं और मेरी मदर, है ना, दूर रहते हैं तो हम कैसे करते हैं, आपस में क्या करना चाहिए, हमें अंतःक्रिया करना चाह रहे हैं, श्रव्य दृश्य, तो क्या करेंगे हम? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल जो हम करते हैं, ठीक है, ये करेंगे हम, ठीक है। तो ईमेलिंग, ब्लॉगिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, चेस्टिंग, तो इसमें से जो सही आंसर है वो है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। फिर है 27th क्वेश्चन, एज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार उच्च शिक्षा में अध्यापकों के निम्न निष्पादन को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर अध्यापक सही तरीके से, कहने का मतलब है कि अगर हायर एजुकेटेड है, वो उस लेवल का पढ़ा नहीं रहा है, तो हमें क्या प्रक्रिया करनी चाहिए उनको, ठीक, मतलब उनको सुधारने के लिए, या फिर सुधारने के लिए क्या, उनमें थोड़ा सा उनको बताने के लिए कि किस तरीके से वो और अच्छा पढ़ा सकते हैं, है ना, ये है मेरे कहने का तात्पर्य। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, होल्डिंग द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, अगली वेतन वृद्धि को रोक कर बताना चाहिए हमें, या फिर औपचारिक कदम उठाकर, या फिर अध्यापकों को हटाकर, या एक जांच समिति गठित करके। तो इसमें से आपको वैसे भी देखने से भी लग रहा है, तो ये जो इसका जो आंसर सही है वो है टेकिंग रिमेडियल स्टेप्स, ठीक है, ये हमें लेना चाहिए उनको ये बताने के लिए कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हो, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ठीक ठाक करना है, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करनी है, ये सब बातें हमें बतानी है इनको, तो ये करना है। 28th क्वेश्चन, कि यदि कोई बालक बालिका सही दृष्टि क्षमता एवं शारीरिक गठन होने के बावजूद भी दीवार घड़ी में समय बताने में बार बार कठिनाई का अनुभव करता हो, तो वह प्रदर्शित करता है कि बालक में कौन सी डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सी है, डल है, डिस्ग्राफिक है, डिस्प्रैक्सी है। तो इनमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है? डिसलेक्सिक्स। डिसलेक्ट जो मतलब है बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। अब इस थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। Given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. दो, एक assertion है और एक reason है। तो जैन धर्म में किस सार्वभौमिक आत्मा अथवा ईश्वर को की मान्यता नहीं है? रीजन है यह इसलिए है क्योंकि जैन धर्म में किसी सार्वभौम आत्मा अथवा ईश्वर की मान्यता नहीं है। सभी जानते हैं इस बात को, है ना, अधिकतर तो जानते ही हैं। यह इसलिए है क्योंकि इसके अस्तित्व को स्वीकारने में नैतिक दायित्व और व्यक्तिगत प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स सही है। फिर 30th बी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एंड्रोगोजी को व्यवसायिक अधिगम का विज्ञान माना जाता है, बिल्कुल सही है। मैल्कम नोल्स को एंड्रोगोजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। तो दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे 20 से 30 क्वेश्चन पूरे। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और जो भी डिफ़िकल्ट इसमें वर्ड आते हैं, जो कॉन्सेप्ट आती हैं, कोई टॉपिक आता है तो उसको मैं क्लियर, जैसे आज मैंने डेस्क्रिप्टिव रिसर्च ली, आपको ऊपरी तौर पे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, और अच्छी तरह से आप बुक्स में भी पढ़िए, और कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। और नेक्स्ट मैं जो इसमें कराऊंगी PYQ के साथ साथ कराऊंगी, वो कराऊंगी आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, इसी तरीके से, है ना, 10-15 पॉइंट में इसी तरीके से मैं कराऊंगी आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आया हुआ था, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, वो मैं कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और एजुकेशन UGC नेट एजुकेशन की UGC वो नेट के लिए आप अपने बिल्कुल
दिन रात एक करके जो है तैयारी कीजिए, सफल हो जाओगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। बाय बाय।